नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। बीपीएससी 69 प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए यहाँ पर लोग टेस्ट सीरीज देख रहे थे और इसमें सबसे पहले हम लोग परफेक्शन आईएएस से जो है 2 टेस्ट देख चुके हैं, जो आपका एनसीईआरटी रेफरेंस में रख के बनाया गया था। इसके अलावा आस्था आईएएस से अभी तक टोटल हम लोग 4 टेस्ट देख चुके हैं। 5वां टेस्ट हम लोग पिछले दिन देख रहे थे, तो इसका जो है हाफ पार्ट हम लोग किए थे, यानी 75 क्वेश्चन इसमें फिनिश किए थे। इसका हम लोग आज जो सेकंड पार्ट है, यानी 75 क्वेश्चन जो रिमेनिंग बचे हुए हैं, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। और 5वां टेस्ट जो हम लोग कर रहे थे, ये था आपका इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी था, इसमें इंडिया इकोनॉमी प्लस बिहार का इकोनॉमी भी इसमें शामिल किया गया है। जो लोग भी ये लेक्चर नहीं देखे हैं, जाके देख सकते हैं। आप जैसे ही बीपीएससी 69 के प्ले लिस्ट में जाएंगे, सारा लेक्चर आपको मिल जाएगा। ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। इसके पैरेलली आपको आर के लिए भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज जो है चलाया जा रहा है। ठीक है, अभी चूंकि उसका फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा उसमें जो है हम लोग स्लो हैं वहाँ पे, बट ठीक है। अच्छा, वहाँ पे हम लोग अगर बात करें आर के लिए, तो वहाँ पे टोटल आपको जो है 5 टेस्ट जो है जीएस वर्ल्ड से, और एक टेस्ट वहाँ पे हम आपको, और जो है एक अन्य संस्थान का हम यहाँ पे टेस्ट जो है आपको करा चुके हैं। साथ साथ विजन आईएएस से यूपीएससी 2024 को टारगेट करते हुए हम लोग टेस्ट देख रहे हैं, तो उसका टेस्ट नंबर 1 भी देखा जा रहा है। तो जो लोग यूपीएससी 2024 को टारगेट कर रहे हैं, वो लोग जाकर टेस्ट देख सकते हैं। ये पैरेलली यहाँ पे आप सभी के लिए काम हो रहा है। इसके अलावा आप रिवीजन अगर करना चाहते हैं, तो कुछ दिन पहले यहाँ पे रिवीजन कराया गया था, जैसे इकोनॉमी पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया आपका, पॉलिटी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ठीक है, साइंस में फिजिक्स का सेक्शन हो गया, इन सब का रिवीजन कराया गया था। आप जाके कर सकते हैं। लाइव सेक्शन में जाएंगे तो ये सारा वीडियो आपको दिखेगा। ठीक है, मैं एक मेंटरशिप प्रोग्राम का बात कर रहा था, तो आज आखिरी डेट है आप सभी के लिए। आज के बाद जो है उस बैच में किसी को शामिल नहीं किया जाएगा। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ बीपीएससी जो है 69 के लिए। ठीक है, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, जल्द से जल्द वो अप्लाई कर देंगे। ठीक है, उनको कोई यदि प्रॉब्लम आ रहा है तो 9015040592 पे जो है वो लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जिनको दिक्कत हो रहा है फॉर्म अप्लाई करने में बीपीएससी के लिए, 9015040592, ये टेलीग्राम नंबर पे आप लोग जो है मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे ही आप लोग मैसेज करेंगे। बाकी आज के बाद वो आपके लिए क्लोज हो जाएगा। इसके अलावा आर के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए आपको लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप में, जिनको ज्वाइन करना है कर दे। यूपीएससी 2000 आपको 24 और यूपी पीसीएस जो है 2024, तीनों ग्रुप में जो भी आप तैयारी करते हैं, आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको उससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल डेली जो है आपको, करेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे आपको अपडेट की जाएंगी। साथ साथ आपको टास्क वगैरह भी दिया जाएगा। तो जो भी चाहते हैं उन सब ग्रुप में ऐड हो जाएं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो ग्रुप जो है जल्दी ही सब एक्टिवेट होने वाला है। ठीक है, बाकी बीपीएससी वाला जो है आपको ये ग्रुप स्टार्ट कर दिया गया है। जो गाइडेंस प्रोग्राम है, जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, वो आपको स्टार्ट हो चुका है। चलिए, तो आइए हम लोग देखते हैं आगे इसके क्वेश्चन को। आप लोग जो है इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे, ताकि अधिक से अधिक जो है लाभान्वित लोग हो जाए। ठीक है, हम आपके एग्जाम से पहले जो है मान के चलिए कि कम से कम यहाँ पे मिनिमम जो है 60-70 टेस्ट तो यहाँ पे हम लोग बीपीएससी से रिलेटेड कर ही लेंगे। ठीक है, आपको बीपीएससी में जो है टेस्ट से रिलेटेड, प्रैक्टिस से रिलेटेड कोई इशू नहीं आएगा, हम इतना काम कर लेंगे। चलिए, तो कल हम लोग 75 क्वेश्चन कर लिए थे, आज जो है 76 से क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सत्य सुमेलित नहीं है, गलत बताना है। देखिए, एरोपोनिक पौधे के हवा में उगाने की टेक्निक है, हॉर्टिकल्चर बागवानी है, ओलेरिकल्चर सब्जी विज्ञान है, पिसीकल्चर मधुमक्खी पालन। इसमें कौन गलत है बताना है। ठीक है? देखिए, एरोपोनिक टेक्निक जो है, ये पौधे में, हवा में पौधे को जो है उगाना, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, आप लोग आंसर करते रहिए मेरे साथ पैरेलली, जैसे मैं पहले ही आपको बताया हूँ। अच्छा, इसके अलावा कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप, अच्छा कुछ लोग कर रहे हैं पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दिया जाता है, थोड़ा पैसेंस बना के रखें। ठीक है, आस्था वाले 3 जो है पीडीएफ वहाँ पे मैं अपलोड आपको ऑलरेडी जो है कर चुका हूँ। ठीक है, बाकी परफेक्शन का जो 2 हुआ था वो ऑलरेडी अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, देखिए, हॉर्टिकल्चर बागवानी को बोलते हैं, बिल्कुल सही है। अभी ओलेरी जो है सब्जी विज्ञान को, ये भी सही है। यहाँ पे पीसी कल्चर है, पीसी कल्चर मधुमक्खी पालन को नहीं कहते हैं, ऐसे में यही आपका गलत हो गया। तो पीसी कल्चर आखिर किसको कहते हैं, तो मछली पालन को। ठीक है, मछली पालन को बोलते हैं। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से आयात की दृष्टि से शीर्ष 5 जो है क्रमशः देश बताना है। आयात की दृष्टि से 2 ही चीज होता है आपको, एक आयात एक निर्यात। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही, आयात की। देखिए, आपके सामने ऑप्शन आंसर करें इसका। आयात की दृष्टि से शीर्ष 5 जो है आपको देश बताना है। यहाँ पे सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इन सब में ऑप्शन यहाँ पे बी। ठीक है,
देखिए आयात की दृष्टि से जो हो जाएगा आपका चीन, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब और इराक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री का देन है? आंसर करें। मानव विकास सूचकांक फैक्चुअल सा क्वेश्चन, आंसर आप लोग कर लेंगे। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, महबूब जो है उल हक। ठीक है, मानव विकास सूचकांक जो है महबूब उल हक इन्हीं का देन है। और ये जो महबूब उल हक है ये कहाँ के हैं? ये आपको पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, ये भी बात थोड़ा ध्यान रखेंगे। पाकिस्तान के पहले वित्त मंत्री वगैरह भी के रूप में काम किए थे, और इन्हीं के द्वारा जो है मानव विकास सूचकांक 1990 में विकसित किया गया था। ठीक है, मानव विकास सूचकांक। चलिए अगला देखते हैं 79। देखिए यहाँ पे सोचिए को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो आसान सा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जो है बनाए जाते हैं। देखिए धूसर क्रांति, ठीक है, धूसर क्रांति किससे रिलेटेड है? ये जो है आपको, ठीक है, आप लोग आंसर कीजिए, आप लोगों को थोड़ा हम वक्त दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। धूसर क्रांति जो है उर्वरक या फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, तो एक का तो 4 बन जाएगा। गुलाबी क्रांति किससे रिलेटेड है? झींगा के उत्पादन से, 1 हो जाएगा। रजत क्रांति जो है किससे हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा अंडे के उत्पादन से, 3। और लास्ट में बचा लाल क्रांति, ये जो है टमाटर के उत्पादन से, 2 हो जाएगा। तो ऐसे में 4 1 3 2, 4 1 3 2 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए, स्टेग इन्फ्लेशन जो है क्या है? ठीक है, तो बहुत ही भयावह कंडीशन होता है। आप लोग आंसर इसका कर लिए होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सी। मंदी के साथ साथ मुद्रास्फीति भी अगर हो तो ये क्या हो जाएगा? स्टेग इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, देखिए स्टेग इन्फ्लेशन ऐसा स्थिति है जिसमें अर्थव्यवस्था में क्या होता है? मुद्रास्फीति तो ऑलरेडी होता है, और बेरोजगारी का दर इतना ज़्यादा होता है। ठीक है, बेरोजगारी का इतना इसमें ज़्यादा दर होता है कि इसके वजह से जो है आपको मंदी भी आ जाता है। तो मंदी के साथ साथ मंदी प्लस मुद्रास्फीति की स्थिति हो तो इसे क्या बोलेंगे? स्टेग इन्फ्लेशन बोलेंगे। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा काम जो है वित्तीय संस्थानों को बैंकों से अलग करता है? वित्तीय संस्थान और बैंकिंग सिस्टम दोनों को अलग करने वाला कौन है? उधार देना, निवेश करना, चेक आहरणीय जमाएं स्वीकार नहीं करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए कोई भी आप लोग इसका आंसर कर लिए होंगे, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए जहाँ तक उधार देने की बात है, कोई वित्तीय संस्थान है या बैंक दोनों ही काम करता है। निवेश भी आप कर सकते हैं बैंकिंग सिस्टम में या वित्तीय संस्थान में, लेकिन चेक आहरणीय जमाएं जो है स्वीकार नहीं करना, ये जो है वित्तीय संस्थान के द्वारा आपको नहीं किया जाता है। ये केवल कौन कर सकता है? बैंकिंग सिस्टम जो है। तो ऐसे में आपका आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, चेक आहरणीय जमाएं स्वीकार जो है नहीं करना वित्तीय संस्थान को अन्य बैंकों से जो है ये अलग करता है। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं 82। सरकार के बजट के उद्देश्य में निम्नलिखित में से कौन से कथन शामिल है? देखिए यहाँ पे 4 आपको तथ्य दिए गए हैं। संसाधनों का पुनः आवंटन करना, आय संपत्ति का पुनः वितरण करना, स्थितीकरण संबंधित गतिविधियां, सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन। ठीक है, बताइए यहाँ पे जो है कौन सा इसमें शामिल है? सरकार के बजट के उद्देश्यों में, देखिए बजट के उद्देश्य की अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे संसाधनों का पुनः आवंटन हो, चाहे आय संपत्ति का पुनः वितरण हो, स्थितीकरण की गतिविधियां, संबंधित गतिविधियां हो, सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन, सारा ही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा? आपका डी बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। वस्तु और सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसका उद्देश्य है कि व्यावसायिक लागत और उपभोक्ताओं पे विभिन्न करों के सोपानन प्रभाव को कम करना। इसने पूरे भारत में एक समान निज बाजार को सृजन कर दिया है। इसने कर अनुपालन में वृद्धि होगी इससे, ठीक है, और इसने जो है कर आधार को विस्तृत कर दिया है। यहाँ पे वस्तु और सेवा कर की बात की जा रही है, यानी जीएसटी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आंसर करें। देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही सही है। इसका उद्देश्य क्या है? आपको व्यवसायिक लागत और उपभोक्ताओं पे विभिन्न करों के कानून प्रभाव को कम करना। पूरे भारत में जो है एक समान बाजार को सृजन कर दिया है जीएसटी। ठीक है, आप कहीं भी जाएं एक समान जो है यहाँ पे हो गया है, और इससे कर अनुपालन में वृद्धि होगी, और इसने जो है कर आधार को विस्तृत भी किया है। जिससे देखेंगे आप जीएसटी में, ठीक है, तो आपको 5%, 12%, 18% और 28% का यहाँ पे स्लैब आपको देखने को मिलेगा। यानी कुछ वस्तुएं 5% में है, कुछ 12 में, कुछ 18 में, कुछ आपको 28 में।
ऐसे में ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी। ठीक है, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, वस्तु और सेवा कर आने के बाद आपको जीएसटी का उद्देश्य यही था कि व्यवसायिक लागत और उपभोक्ताओं पे जो है विभिन्न कर को प्रभाव को, उत्पादन लागत को कम करना। ठीक है, साथ साथ कर के अधिक्य और शोषण को कम करना, ये भी इसका जो है टारगेट था। चलिए आगे देखिए, ब्रिटिश काल के दौरान भारत से निम्नलिखित में से किन मदों का निर्यात किया जाता था। ठीक है, ब्रिटिश शासनकाल का आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अभी के बारे में है नहीं। तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान निर्यात, निर्यात का मतलब क्या होगा, आपको यहाँ से कौन कौन सामान भेजा जाता था। ठीक है, ब्रिटेन में कौन कौन से भेजा जाता था या अन्य देश में, बताइए। चीन, चीनी, नील, ऊनी वस्त्र और रेशम। यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। यहाँ पे चीनी हो गया, नील, ऊनी वस्त्र और रेशम, सारा कुछ यहाँ से भेजा जाता था। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, तो ये क्वेश्चन अगर उल्टा आपसे पूछ दिया था, यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है, यहाँ पे जो है निर्यात जो है क्या किया जाता था, तो हल्की जो है मशीनरी जैसे पूंजीगत सामान यहाँ पे आयात किया जाता था। ये भी बात थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 85। देखिए क्या दिया गया है, विश्व व्यापार के संदर्भ में भारत के विदेशी व्यापार में तीव्र वृद्धि होने का प्रमुख कारण क्या है। अच्छा प्रश्न, आंसर करें इसका। विनिर्माण के क्षेत्र में गतिशील वृद्धि होना, सरकार का उदार नीति, बाजारों में विविधता का होना। देखिए विश्व व्यापार में यदि बात करेंगे तो भारत में जो है विदेशी व्यापार में अभी वृद्धि हुआ है, बात बिल्कुल ही सही है। इसका मुख्य वजह क्या है, विनिर्माण के क्षेत्र में यहाँ पे क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। ठीक है, काफी जो है गति से वृद्धि हो रहा है। सरकार की जो नीति है वो भी उदारी नीति है। ठीक है, उदारीकरण वाला नीति है, और बाजार में विविधता भी है। ये सारा ही हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बनेगा, डी बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है। भुगतान संतुलन, आंसर करें। बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में पूछा जा रहा है। कर के भुगतान से, आयात निर्यात से, आयात की गई वस्तुओं के भुगतान से, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, भुगतान संतुलन शब्द जो है आयात निर्यात से रिलेटेड है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, बी बन जाएगा, बैलेंस पेमेंट जो है। चलिए अगला 87 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान शेष में असंतुलन का कारक है। भुगतान शेष में असंतुलन का कारण यहाँ पे पूछा गया है। अच्छा प्रश्न है, देखिए, बड़े पैमाने पे विकास व्यय, उच्च आंतरिक कीमतों के कारण आयात में वृद्धि, आपूर्ति के नए स्रोतों का विकास, उपयुक्त में से सभी। देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पे पूछा है भुगतान शेष में असंतुलन का क्या क्या कारण होगा। तो बड़े पैमाने पे जो विकास का व्यय हो जाता है, उच्च आंतरिक कीमतों के कारण आयात में जो वृद्धि हो जाता है, ठीक है, ये भी असंतुलन का कारण है। आपूर्ति के जो है नए स्रोतों का विकास, ये सब चीजें हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके कारण आप देखते थे राजनीति का स्थिरता आता है, और इसके कारण आपको भुगतान से असंतुलन भी मौजूद हो जाता है। अगला देखिए, मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या है। मुद्रा अवमूल्यन, अच्छा प्रश्न है, आंसर करें इसका। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में वृद्धि हो जाए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में कमी हो जाए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता से मुद्रा का मूल्य का निर्धारण। मुद्रा अवमूल्यन का मतलब क्या होता है, ऑप्शन बी। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भी प्रयुक्त प्रमुख मुद्रा है उसकी तुलना में मूल्य में अगर कमी आ जाती है तो इसी को क्या बोलते हैं, मुद्रा अवमूल्यन। अगला देखिए, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किस संस्थाओं की स्थापना की है। एक्चुअल सा क्वेश्चन है, आंसर करें इसका। आईएमएफ है, विश्व बैंक है, संयुक्त राष्ट्र है, डब्ल्यूटीओ है। तो देखिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में आपको औपचारिक रूप से देखेंगे तो आईएमएफ और विश्व बैंक, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए बन जाएगा। ठीक है, तो औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के रूप में जो है इसको जाना जाता है, और इसमें जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को विनियमित करने के लिए, ठीक है, देखेंगे तो ब्रेटन जो है वुड्स, न्यू जो है हैम्पशायर, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसमें जो है माउंट वाशिंगटन होटल में सभी 44 देश के संबंध जो है 730 प्रतिनिधि इसमें भाग लिए। द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ, और इसी के बाद देखेंगे तो 1944 में उसके बाद आपको विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। आगे देखिए, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस निम्नलिखित में से किस संस्था का नियमित प्रकाशन है।
ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, ये किसका है? विश्व बैंक का है। ठीक है, देखिए इसमें क्या आपको जनरली देखने को मिलता है इस रिपोर्ट में, वैश्विक आर्थिक विकास की संभावनाओं का ये जांच करता है। ठीक है, कि उभरता हुआ बाजार, विकासशील अर्थव्यवस्था पर विशेष इसमें ध्यान दिया जाता है, और वर्ष में जो है 2 बार ये जारी किया जाता है। आगे देखिए, भारत में जो है पूंजी बाजार पे निगरानी करने वाली संस्था कौन सी है? यहाँ पे पूछा गया है पूंजी बाजार पे निगरानी करने वाली संस्था। ठीक है, कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सेबी। सेबी जो है इस पे क्या करता है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बाजार में जो है आपको पूंजी बाजार की निगरानी करने वाला एक संस्था है। अच्छा, इस सेबी का स्थापना कब हुआ था आपका? ठीक है, तो 12 अप्रैल 1988 को अधिनियम के तहत 1992 के माध्यम से इसको जो है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी योजना मानव विकास संस्थान पे केंद्रित थी? मानव विकास संस्थान पे कौन सी केंद्रित थी? देखिए, प्रथम है, तृतीय, पंचम, आठवीं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, आठवीं पंचवर्षीय योजना। जो आठवीं पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, ये आपको मानव विकास पे जो है केंद्रित थी। 1 अप्रैल 1992 को शुरू की गई थी। कब? 1992 में। ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 93। अच्छा, इसमें और सभी आपको पता होना चाहिए, जैसे पांचवा पंचवर्षीय योजना है, ये किस पे केंद्रित था? पांचवा आपको, ठीक है, ये आपको रोजगार, गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ, ठीक है, गरीबी हटाओ वगैरह पे केंद्रित थी। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना सारे लोगों को बताई है, कृषि पे थी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना किस चीज पे केंद्रित थी। ठीक है, अगला देखिए, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की है? वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की है। आंसर करें। अच्छा, उदारीकरण भारत में कब से अपनाया गया था? क्लियर ही होगा आपको। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यूनियन बजट 1992-93। ठीक है, उदारीकरण जब से अपनाया गया, भारत की अर्थव्यवस्था में देखेंगे तो काफी शार्पली चेंज देखने को मिला आपको। टी रंगराजन समिति की सिफारिश के बाद जो है आपको दोहरी विनिमय दर के साथ उदारीकरण जो है विनिमय दर की प्रणाली जो है शुरू की गई थी। ठीक है, यानी आपको लिबरलाइजिंग एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। मार्च 1992 में देखेंगे तो भारत सरकार ने उदारीकृत जो है विनिमय दर प्रबंधन जो है ये लागू कर दिया था, और डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने जो है 1992-93 के बजट में नए दृष्टिकोण का खुलासा भी किए थे। ठीक है, और रिजर्व बैंक के द्वारा मार्च में इसकी शुरुआत की घोषणा भी की गई। अब देखेंगे जैसे ही उदारीकरण अपनाया गया, यानी बहुत सारा जो है, बहुत सारी इंडस्ट्री वगैरह में लाइसेंस में काफ़ी जो है वहाँ पे छूट दिया गया। ठीक है, पहले काफ़ी कठोर था, वैसे में जो है उदारीकरण होने से काफ़ी जो है इकोनॉमिक में, इकोनॉमी एक्टिविटी में हमको चेंजेस देखने को मिला। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। देखिए क्या पूछा गया है, पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? ठीक है, आंसर करें। अब देखिए, यहाँ पे नहीं लिखा है कि कौन से पंचवर्षीय योजना का बताना है आपको, ओवरऑल जितनी भी पंचवर्षीय योजना आई उनका उद्देश्य। यहाँ पे देखिए है विकास है, ठीक है, आधुनिकरण है, आत्मनिर्भरता और साहित्य। इसमें बताना है कौन से थे। देखिए, अगर बात करें एक बार, चलिए एक बार इसको हम रिकॉल कर देते हैं। वैसे देखिए, पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो किसके लिए थी? आपको आर्थिक विकास के लिए। ठीक है, लक्ष्य था। दूसरी जो है कृषि वगैरह को भी ध्यान रखा गया था। दूसरी तेजी से औद्योगिकरण के लिए थी। तीसरी जो थी कृषि में वृद्धि के लिए थी। ठीक है, चौथी में क्या आपको रखा गया था? विकास स्थिरता रखा गया था। पांचवी में रोजगार और गरीबी उन्मूलन, अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे। छठी में जो है आर्थिक मुक्ति की बात की गई थी। ठीक है, सातवां में जो है आपको प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादन के स्तर को बढ़ाने की बात की गई थी। आठवीं में जो है आपको उद्योग का आधुनिकरण किया गया था। नौवीं में गरीबी उन्मूलन। ठीक है, 10वीं में जो है समावेशी विकास और समान विकास की बात की गई थी। 11वीं में आपको तेजी से और अधिक समावेशी विकास की, और 12वीं में जो है तेज, अधिक, समावेशी और सतत विकास की बात की गई थी। तो ऐसे में देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, साहित्य की तो कभी बात ही नहीं की गई है। ठीक है, आत्मनिर्भरता वाली कभी बात ही नहीं आई है, आधुनिकरण की कोई बात नहीं आई है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। ठीक है, चलिए, फर्स्ट में जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बताया गया था। ठीक है, फर्स्ट में। थर्ड में जो है आपको क्या बताया गया था? आपको एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की बात की गई थी। अभी थोड़ी देर पहले मैं
क्या बताया था ध्यान अभी नहीं आ रहा है, इसको आप ध्यान से सुन लेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले में जो है किसके बारे में, आर्थिक विकास के बारे में, दूसरे में तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र, तीसरे में कृषि के विकास के बारे में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 95, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है, आंसर करें। यहाँ पे देखिए क्या है, NSSO है, नीति आयोग है, RBI है और वित्त आयोग है। देखिए NSSO जो है इसके लिए सैंपल वगैरह लेने का काम करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मुद्रा के प्राथमिक कार्य माने जाते हैं, ठीक है। मुद्रा के प्राथमिक कार्य बताएं। विनिमयन के माध्यम तथा मूल्य का मापन करना, विनिमयन का माध्यम मूल्य का संचयन करना, मूल्य का मापन और राष्ट्रीय आय का विवरण, मूल्य का मापन और मूल्य का संचयन। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, विनिमयन का माध्यम और मूल्य का मापन, ठीक है। यानी आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू आर टू प्राइमरी जो है फंक्शन ऑफ मनी, ठीक है। फंक्शन ऑफ मनी के बारे में आपसे पूछा गया था। एक विनिमयन का माध्यम होता है और मूल्य का मापन भी, ये दोनों इसका प्राथमिक कार्य हो गया। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका, पूछा गया है यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मामले में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को नियंत्रित करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। परिसंपत्तियों की तरलता के मामले में, शाखा विस्तार, बैंकों का विलय, बैंकों का समापन, ठीक है। जो भी वाणिज्यिक बैंक है उनके द्वारा आपको पता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा उन पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। ऐसे में जो है उसका बेसिस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए परिसंपत्तियों की तरलता, ये सही हो जाएगा। शाखा विस्तार भी हो जाएगा, ठीक है। अब बैंकों का विलय, इन सब पे नजर रहता है, चाहे बैंकों का समापन करना है, सारा कुछ हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। आरबीआई को आप, आरबीआई के बारे में आप सभी को पता ही, आरबीआई क्या है, बैंकों का बैंक है, ठीक है। यानी भारत का जो है क्या है, केंद्रीय बैंक है। भारत में जो भी बैंकिंग नियंत्रण होता है सब किसके अंडर में आता है, आरबीआई के अंडर में ही आता है, ठीक है। चाहे सीआरआर की बात किया जाए, चाहे आपका एसएलआर की बात किया जाए, ठीक है, ये सब के ऊपर जो है इन्हीं का नियंत्रण होता है, इन्हीं का निगरानी होता है। चाहे आरबीआई जो है किन्हीं बैंकों को चाहे तो विलय कर सकती है, किन्हीं का समापन कर सकती है, किसी का शाखा विस्तार कर सकती है, सारा जो है इसी का अधिकार क्षेत्र में आता है। ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन जो है सीधी ऋण सुविधा प्रदान करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ग्रामीण परिवारों को यदि सीधा ऋण देना है तो कौन इसमें है, ये देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, यहाँ पे कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक और भूमि विकास बैंक। यहाँ पे सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक साथ साथ आपका भूमि विकास बैंक, ये जो आपको प्रत्यक्ष रूप से ऋण जो है हेल्प करने का काम करती है। आगे देखिए, अगला है, जब केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचता है तो इसमें क्या संभावना है। आंसर करें, ठीक है। आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए, अर्थव्यवस्था में तरलता जब कम हो जाए और ब्याज दर जब बढ़े, ठीक है, तो इस कंडीशन में केंद्रीय बैंक के द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचा जाता है, ठीक है। प्रतिभूतियां जब बेचा जाता है तो इस संभावना क्या होता है, ये पूछा गया था। अर्थव्यवस्था में तरलता कम हो और ब्याज दर भी बढ़ जाए, ठीक है। केंद्रीय बैंक देखिए खुले बाजार में जब भी प्रतिभूतियां बेचेगा तो संभावना क्या बनेगा, अर्थव्यवस्था में तरलता कम हो जाएगा और ब्याज दर भी आपको बढ़ जाएगा। निम्नलिखित तरल परिसंपत्ति पे विचार कीजिए और उपयुक्त परिसंपत्तियों का तरलता के घटते क्रम में सही अनुक्रम लगाइए, ठीक है। देखिए यहाँ पे बैंकों के पास मांग जमा है, बैंकों के पास सावधिक जमा है, बैंकों के पास बचत जमा है और करेंसी है। इसमें क्या करना है आपको, घटते क्रम में तरलता यानी लिक्विडिटी जो है इसके रिस्पेक्ट में जो है आपको यहाँ पे घटते क्रम में लगाना है। तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, सबसे पहले करेंसी हो जाएगा यानी 4, ठीक है। इसके बाद आपका हो जाएगा बैंकों के पास मांग जमा, और इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, बैंकों के पास बचत जमा हो जाएगा और बैंकों के पास सावधिक जमा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। देखिए क्या पूछा गया, सुमेलित कीजिए, एक तरफ बैंक और एक तरफ उनके स्थापना का वर्ष है, ठीक है। देखिए आसान सा प्रश्न है आप सभी के लिए, पंजाब नेशनल बैंक, इसका स्थापना कब हुआ था, 1894 में। तो ए का क्या हो जाएगा, 2,
ठीक है, बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, देखिए पंजाब नेशनल बैंक जो है आपका कब हो जाएगा, 1894। अवध कमर्शियल बैंक, ठीक है, ये 1881। ये 4 हो गया। भारतीय औद्योगिक जो है विकास बैंक, ये जो हो जाएगा आपका 1964। और लास्ट बचा स्टेट बैंक, ये कब हो जाएगा आपका, स्टेट बैंक आपका 1955। ठीक है, 3। तो 2413, 2413 ऑप्शन कहाँ आपका होगा, 2413 ऑप्शन सी। आगे देखिए पंजाब नेशनल बैंक देखिए 1894, याद रखेंगे। ये सब फैक्चुअल डाटा है, पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्टली। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। पंजाब नेशनल बैंक जो है 1894, अवध जो है कमर्शियल बैंक 1881, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है 1964 और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 102, किसी भी देश द्वारा मुद्रा का अवमूल्यन का तात्पर्य क्या है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले इससे रिलेटेड एक प्रश्न भी था आपका। आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन देना, न- निर्यात का विस्तार करना है, आयात का विस्तार करना, व्यापार घाटे को संतुलन में लाना। देखिए किसी द्वारा देश द्वारा मुद्रा का अगर अवमूल्यन किया जा रहा है तो कौन सा कंडीशन होगा, फुट के आधार पर आपको सही विकल्प यहाँ पे चयन करना है। देखिए आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन देना, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके अलावा जो है निर्यात का विस्तार करना। अब निर्यात का विस्तार करना तो आयात का विस्तार करना तो होगा नहीं, और व्यापार घाटे का संतुलन में लाना, ऐसे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 103, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, तो बताना है कौन सा सही है। देखिए भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है, पहला। दूसरा, मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है। तीसरा, घटा हुआ मुद्रा जो है परिचलन यानी मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। बढ़ा हुआ मुद्रा परिचलन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। सही आंसर कीजिए। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। देखिए पहला में लिखा हुआ था कि भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार। ठीक है, ये जो है गलत हो गया आपका। ठीक है, मुद्रास्फीति के जो है दूसरा यहाँ पे दिया हुआ था कि नियंत्रण में जो है भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं होती है, ये भी गलत हो गया। बिल्कुल रिजर्व बैंक की भी भूमिका होती है, साथ साथ भारत सरकार की भी। घटा हुआ मुद्रा जो है परिचलन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता आपको करता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का काम नहीं है। यहाँ बताना है कि उसका काम नहीं है कौन सा। ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लोगों को साख प्रदान करना, अनुसूचित व्यापारी बैंकों का पूरक, भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को जो है ले लेना, लघु और सीमांत कृषकों को साख प्रदान करना। ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कौन सा काम नहीं है पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। बाकी देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लोगों को जो है साख देना, ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का ही काम है। अनुसूचित व्यापारी बैंक का एक पूरक ही एक तरह से उसका हेल्प करता है, उसके साथ ये मिल के काम करता है। भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को ले लेना है, ये इसका काम नहीं है। ठीक है, आगे देखिए 100 कितना हो गया, ये 4, 105 देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अविस्फीति का उपयुक्त जो है वर्णन करता है। ठीक है, आप लोग को ऑप्शन तो दिख ही रहा होगा, आंसर करें। देखिए अविस्फीति की बात की जा रही है यहाँ पे, यानी डिफ्लेशन की बात की जा रही है। एक इन्फ्लेशन होता है, एक डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन के बारे में सही कौन बता रहा है, देखिए आंसर आप लोग कर लिए होंगे। यह माल और सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में आई सतत गिरावट होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए मूल्य मुद्रास्फीति के दर में मंदी को होता है। अविस्फीति का उपयोग का अगर उदाहरण के रूप में बात किया जाए तो देखेंगे जब अल्प अवधि में मुद्रास्फीति की दर में आपको मामूली अगर कमी आई हो। ठीक है, मामूली कमी आई हो, और इसके बाद देखेंगे तो धीमी मुद्रास्फीति की अवधि का वर्णन इसमें किया जाता है। यानी देखेंगे तो माल और सेवाओं के जो है समान कीमतों में सतत गिरावट, माल और सेवाओं के कीमत में सतत गिरावट, यही क्या हो जाएगा आपका अविस्फीति यानी आपका डिफ्लेशन। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 106। देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत के विदेशी मुद्रा में शामिल है। ठीक है, देखिए स्वर्ण है विदेशी मुद्रा, और SDR उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, सारा कुछ विदेशी मुद्रा में यहाँ पे शामिल है। आगे देखिए भारत में मुद्रास्फीति दर की माप
किस आधार पे किया जाता है मुद्रास्फीति दर की माप? आंसर करें। थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। देखिए, मुद्रास्फीति की दर की माप जो है भारत में, यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा आपको? ऑप्शन बी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, इसके आधार पर किया जाता है। अगला देखिए, बैंकों को जो है अपने रोकड़ शेष कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है। इसे क्या कहते हैं, जो बैंकों को जो है रखना पड़ता है अपने पास? आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग एसएलआर बोलते हैं। ठीक है, और ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? संविधिक जो है तरल अनुपात। ठीक है, यानी स्टैट्यूटरी जो है लिक्विड रेशियो। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ऋण का घटक है? बाजार ऋण दान हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, भारतीय रिजर्व बैंक का निर्गमित विशेष प्रतिभूति हो गया। तो आंतरिक ऋण में सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा काम जो है सेबी के कामों में सम्मिलित है? सेबी का क्या काम है ये पूछा गया है। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों को विनियमित करना, रेगुलेट करना, शेयर बाजारों से संबंधित अनुसूचित और धोखाधड़ी से परिपूर्ण जो है व्यापारिक कार्यों पर रोक लगाना, प्रतिभूतियों के अंतरंग व्यापार को नियंत्रित करना, सारा ही सेबी का काम है। यहाँ पे चाहे आप स्टॉक एक्सचेंज में देखेंगे तो कोई भी काम है उसको रेगुलेट करना, विनियमित करना, शेयर बाजार से संबंधित कोई भी अनुचित या धोखाधड़ी हो रहा है उससे आपको परिपूर्ण व्यापारिक कार्य, ये सारा ही कुछ सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111, स्थापना के वर्ष निम्न को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले LIC है आपका, IDBI है, सेबी है और UTI है। आंसर करें। देखिए, इन सब में देखेंगे तो सबसे पहले आपको LIC आ जाएगा, फिर IDBI, फिर आपका UTI, फिर आपका सेबी। तो ऐसे में ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 112, पूंजी बाजार मुद्रा बाजार से किस संदर्भ में भिन्न है? कैसे अलग होता है पूंजी बाजार मुद्रा बाजार से? देखिए, ऑप्शन यहाँ पे, पूंजी बाजार केवल एक राज्य में काम करता है जबकि मुद्रा बाजार कई राज्यों में। पूंजी बाजार दीर्घावधि वित्त आधार के लिए है जबकि मुद्रा बाजार लघु अवधि के लिए। यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए, पूंजी बाजार जो है किसके लिए होता है? दीर्घ अवधि के लिए होता है, लॉन्ग जो है टाइम पीरियड के लिए होता है। ठीक है, कैपिटल मार्केट जो है, और यहाँ पे मनी मार्केट की बात पूछी गई थी। आगे देखिए, अच्छा ऐसे यहाँ पे पूछा क्या गया था, किस प्रकार से भिन्न है? ठीक है, पूंजी बाजार मुद्रा बाजार से। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है कि दीर्घावधि के लिए लघु अवधि के लिए होता है। ये ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। ठीक है, पूंजी बाजार मुद्रा बाजार के मुकाबले जो है विकासशील राष्ट्रों में अधिक व्यवहार में है। ये जो है आपको सही ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, विकासशील राष्ट्रों में देखेंगे तो पूंजी बाजार मुद्रा बाजार के मुकाबले में ज़्यादा जो है व्यवहार में है। ये यहाँ पे सही ऑप्शन आप करेक्ट कर लेंगे, सी। ठीक है, आगे देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की गणना निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा की जा सकती है? किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की गणना करना है, कौन से मेथड से किया जाता है? उत्पाद या मूल्य वर्धित विधि। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? आपको सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114, देखिए क्या दिया है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? बिल्कुल स्टैटिक जो है क्वेश्चन है। ये कौन होते हैं? नीति आयोग के सचिव, राष्ट्रीय विकास परिषद के। अगला प्रश्न देखिए, 115, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश के आधार पर की गई थी? यानी नाबार्ड के बारे में पूछा जा रहा है। बताइए कि नाबार्ड को स्टेबल किया गया था किस समिति की सिफारिश पे? सही आंसर क्या हो जाएगा? शिवरामन समिति। शिवरामन समिति या शिवरामन जो है कमेटी की सिफारिश के आधार पे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक को जो है 1981 में लागू करने के लिए संसद में जो है 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना यहाँ पे किया गया था। आगे देखिए, यदि वास्तविक बेरोजगारी दर बेरोजगारी की प्रकृति दर से कम है तो यह अपेक्षा की जाएगी, क्या अपेक्षा कर सकते हैं? महंगाई की दर में वृद्धि होगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा। देखिए जी, वास्तविक आपका बेरोजगारी दर यदि प्राकृतिक दर से कम होगी तो मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी? आपको बढ़ जाएगी।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर जो है घटाया जाता है तो क्या होगा? मान लीजिए ब्याज की दर कम कर दिया जाए तो कंडीशन क्या बनेगा? आंसर करें। देखिए, यहाँ पे अर्थव्यवस्था में लिखा है उपभोग व्यय घटाया जाएगा, सरकार के कर संग्रह को बढ़ाया जाएगा, अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ाया जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगर ब्याज की दर घटाया जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए आरबीआई ही ब्याज की दर अगर घटा देती है, ठीक है, तो बैंकिंग सिस्टम जो भी है बैंक, वो भी आपको ब्याज का दर कम करेगा, और ऐसे में जो है कर्ज लेने वाले ज़्यादा पहुंचेंगे बैंकिंग सिस्टम के पास, यानी निवेश जो है बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पे सुमेलित हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। ठीक है, आंसर करें। विश्व वन दिवस 31 मार्च को, ठीक है, देखिए यहाँ पे आंसर आपको क्या हो जाएगा? देखिए, विश्व दुग्ध दिवस 8 जून, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, 1 जून को मनाया जाता है ये। बाकी तो पहला सही है। नारियल दिवस 2 सितंबर। जय किसान जय विज्ञान सप्ताह 25 से 19 सितंबर। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है मौद्रिक आय से आय में वृद्धि से संबंधित नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा गया है। मुद्रा के संचलन वेग में वृद्धि, व्यापारिक बैंकों की साख नीति, सस्ती मौद्रिक नीति, या काला धन। पूछा क्या है कि कौन सा कारण मौद्रिक आय की वृद्धि से संबंधित नहीं है? यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? काला धन, ऑप्शन डी। काला धन से मौद्रिक आय में वृद्धि का जो है वृद्धि नहीं होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के उपाय के लिए कदम उठाया जा सकता है? देखिए, आपको मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना है तो क्या करेंगे आप? आंसर करें। देखिए, नई मुद्रा का निर्गमन, मजदूरी प्रबंधन, और लाभ वितरण। ठीक है, सारा कुछ हो जाएगा। अगर आपको जो है कंट्रोल करना है इन्फ्लेशन को, तो आप क्या कर सकते हैं? न्यू करेंसी को क्या कर सकते हैं? ला सकते हैं मार्केट में, वेज मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन सही से, तो ऐसे में ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके बजट निर्माण में भूमिका होती है? ठीक है, बजट निर्माण में किनकी भूमिका होती है? आंसर करें। नीति आयोग का, प्रशासनिक और वित्त मंत्रालय का, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का। ठीक है, तो इन सभी का योगदान होता है, तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी। आगे देखिए, विश्व व्यापार संगठन के कौन सा उद्देश्य नहीं है? कौन सा उद्देश्य नहीं है पूछा गया है विश्व व्यापार संगठन का, वर्ल्ड जो है ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ पे देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला लिखा है जीवन स्तर में वृद्धि कराना, वस्तुओं के उत्पादन और व्यापार की कमी करना, विश्व संसाधन का अनुकूलतम उपयोग करना, और पर्यावरण संरक्षण और उसकी सुरक्षा करना। आंसर करें। देखिए, विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य यहाँ पे पूछा गया है कि नहीं है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? जीवन स्तर क्या करना? बेहतर करना, बिल्कुल है। वस्तु और उत्पादन और व्यापार का प्रसार करना, ये भी है। तो यहाँ पे लिखा है कि कमी करना। ठीक है, वस्तु और उत्पादन व्यापार का यहाँ पे क्या करना है? प्रसार करना है, इसको बढ़ाना है, ना कि इसको कम करना है। ऐसे में ये गलत हो गया। विश्व संसाधन का अनुकूलतम उपयोग करना, ये भी इसका लक्ष्य है, और पर्यावरण का संरक्षण करना, उसकी सुरक्षा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। देखिए पूछा गया है, टीआरआई ट्रिप्स बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पक्ष करार का संचालन किसके द्वारा होता है? ये किसके द्वारा? विश्व जो है व्यापार संगठन के द्वारा। आगे देखिए, अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इनका मुख्यालय है। ठीक है, आंसर कीजिए इसका आप लोग। ठीक है, बिम्स्टेक का मुख्यालय आप देखेंगे तो कहाँ पे है? इसका ढाका में। ऐसे में ए का 3, ओपेक का कहाँ पे है आपको? वियना, 4 हो जाएगा। आसियान कहाँ पे आपका? जकार्ता में, 2। और एपेक का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा आपका? सिंगापुर, 1। 3 4 2 1, ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा? 3 4 2 1, ऑप्शन ई। ठीक है, आगे देखिए, प्रश्न संख्या 125। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में कोटा किसे कहते हैं? कोटा शब्द जो है, देखिए यही पूछा जा रहा है आपसे,
कि अंतर्राष्ट्रीय जो है आपको मुद्रा के संदर्भ में जो है आपका ये शब्द, ठीक है, कोटा शब्द जो है किसको कहते हैं, आंसर करें। देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, विभिन्न देशों द्वारा आईएमएफ की दी गई सहयोग राशि को बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, यानी गलत यहाँ भी आपको ढूंढना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा में, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन लंदन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन डीसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण न्यूयॉर्क। ये न्यूयॉर्क में नहीं है, ये कहाँ पे है आपको, वियना में। बाकी सब सही है, पहला भी सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। ठीक है, याद कर लेंगे। आगे देखिए, शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीबी एनडीपी प्राप्त किया जाता है, आंसर करें इसका। देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन यहाँ पे सी, सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास करके। देखिए ये एनडीपी जो होता है आपका, यानी नेट जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात पूछी जा रही है, शुद्ध घरेलू उत्पाद एक जो है एक राष्ट्र के आर्थिक उत्पादन का एक वार्षिक माप होता है, और इसे मूल्य ह्रास के प्रभाव के जो है के अनुसार आपको समायोजित किया जाता है। ठीक है, मूल्य ह्रास का इसमें इफेक्ट होता है। एनडीपी की गणना करने के लिए क्या करना होता है आपको, जो सकल घरेलू उत्पाद होता है यानी जीडीपी से मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, जीडीपी माइनस आपको जो भी मूल्य ह्रास होगा तो आपका क्या मिल जाएगा, एनडीपी मिल जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 128, आर्थिक मंदी के कारण एक व्यक्ति ने अपना काम खो दिया। ठीक है, वह कम मजदूरी पे कुछ समय काम करने के लिए सहमत हुआ, निम्नलिखित में से इसे क्या कहेंगे। ठीक है, देखिए कम मजदूरी पे अगर कोई काम कर रहा है, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, प्रछन्न बेरोजगारी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो दिखेगा कि रोजगार है बट उचित उसको जो है नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपको, वस्तु और सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया है, संपत्ति कर को, कॉर्पोरेशन मूल्य संवर्धित कर को, आयकर को। ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा आपको, सी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 129 होगा 30। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, भारत के अंश पूंजी में निवेश हेतु विदेशी पूंजी का अंतः प्रवाह सबसे अधिक किस देश से होता है। यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी मॉरिशस। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश उदाहरण नहीं है। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे जो लिखा गया है ना, थोड़ा सा जो है त्रुटि है उसमें, बट ठीक है, कुछ कुछ त्रुटियां जो है रहता है कभी कभी। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है, विदेशों में मौजूद कपड़ा मिल का अधिग्रहण, विदेशों में पूर्ण स्वामित्व वाली व्यावसायिक फर्म का निर्माण, विदेशों में फार्मा कंपनी द्वारा निर्गत ब्रांड अथवा स्टॉक का क्रय, विदेशों में नए स्टील का निर्माण। यहाँ पे सही क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, ऑप्शन हो जाएगा सी, विदेशों में फार्मा कंपनी द्वारा निर्गत ब्रांड अथवा स्टॉक में क्रय। पूछा था नहीं है, यही क्या हो जाएगा, नहीं है हो जाएगा। आगे देखिए, बाकी सब कुछ तो सही है यहाँ पे। विदेशों में जो है मौजूद कपड़ा मिल का अधिग्रहण, ये विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में इसको शामिल किया जाएगा। विदेशों में पूर्ण सहमति वाली कोई जो है व्यावसायिक फर्म है, इसको भी शामिल किया जाएगा। और विदेश में कोई नया स्टील का जो है निर्माण, ये भी इसमें शामिल होगा। आगे देखिए, औद्योगिक उत्पादन जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापन है, इनमें से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है। देखिए औद्योगिक उत्पाद में जो है पूछा है कि कौन सा जो है सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे गैस जल आपूर्ति है, विद्युत है, खनन है, विनिर्माण है। देखिए विद्युत को शामिल करते हैं इसमें। ठीक है, खनन भी होता है, विनिर्माण, यहाँ पे गैस और जल आपूर्ति नहीं होगी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में क्या सही है, यह किसी देश को कर्ज देता है, यह केवल विकासशील देश को कर्ज देता है, यह केवल सदस्य देशों को कर्ज देता है। ठीक है, यही सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। आगे देखते हैं 134। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए निम्नलिखित में से किसे भारत में आरक्षित मुद्रा के रूप में शामिल किया जाता है।
जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास नगदी, बैंकों की सावधिक जमा। देखिए आरक्षित मुद्रा ऑप्शन यहाँ पे ए बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, जनता के पास मुद्रा और बैंकों के पास नकदी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है पंचवर्षीय योजना में प्रयुक्त विकास मॉडल के संदर्भ में गलत है। देखिए पहला जो है हेराल्ड डोमर मॉडल बोलते थे, द्वितीय महालवनिश मॉडल, तृतीय जो है एस चक्रवर्ती, और चौथा जो है महावीर रुद्र मॉडल। ठीक है, यहाँ पे गलत बताना है, क्योंकि देखिए पहला ही सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी, चौथा यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत। यही हो गया सही आंसर। आगे देखिए, जीएसटी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है बताना है। भारत का जीएसटी कनाडा पे आधारित है। भारत का जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय जो है केलकर समिति ने दिया। जीएसटी परिषद का मुख्यालय मुंबई में है। जीएसटी की चोरी करने वालों को 5 साल की सजा है। यहाँ पे गलत बताना है। ठीक है, आप सभी को पता चल गया होगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, जीएसटी का मुख्यालय कहाँ है बताएंगे आप कमेंट बुक में लिख के। निम्नलिखित में बैंकों की स्थापना के संदर्भ में सही नहीं है। एक्जिम बैंक 1982, नाबार्ड 1995-96, भारत लघु जो है उद्योग विकास बैंक 1992, बैंक ऑफ इंडिया 1906। कौन गलत है इसमें बताना है। देखिए ऑप्शन यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखें, अगला प्रश्न है, कृषि क्षेत्र में अधिक लोगों के काम करने के पीछे का सर्वोत्तम कारण क्या है। देखिए कृषि कार्य में देखे होंगे अधिक लोग लगे रहते हैं, इसका पूछा है कि सर्वोत्तम कारण बताइए। लोगों को कृषि में अधिक लाभ मिलता है, राजनीतिक दबाव के कारण, अन्य क्षेत्र में कृषि से लोगों को अवशोषित नहीं करते हैं, अधिकांश लोग कृषि में काम करने में रुचि रखते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, राजनीतिक दबाव, ऐसा कुछ है नहीं कि आपको कृषि ही करना होगा, लोगों को कृषि में अधिक लाभ मिलता है, ऐसा भी कुछ यहाँ पे नहीं है। अन्य क्षेत्र में कृषि से लोगों को अवशोषित नहीं करते हैं। देखिए अन्य क्षेत्र अगर आकर्षित नहीं करेंगे तो मजबूरी में लोग क्या करते हैं, कृषि में ही जाते हैं। ये सर्वोत्तम कारण यहाँ पे बनेगा। आगे देखिए, असंगठित कार्य क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। समय पर ही कार्य का कोई प्रावधान नहीं है, भुगतान छुट्टियां का प्रावधान नहीं है, रोजगार का सुरक्षा है, काफी हद तक सरकार के नियंत्रण से बाहर है। यहाँ पे बताना है कौन सही नहीं है। ठीक है, देखिए भुगतान छुट्टियों का यहाँ पे प्रावधान नहीं है, ये जो है बिल्कुल क्या है, सही नहीं है। ठीक है, बाकी देखिए असंगठित क्षेत्र में रोजगार का सुरक्षा तो बना ही रहता है, काफी हद तक सरकार के नियंत्रण से बाहर भी होता है। ठीक है, समय पूरी कार्य का कोई यहाँ पे प्रावधान वगैरह नहीं है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तरलता समायोजन की निचली और ऊपरी सीमा है। निचली और ऊपरी सीमा तो ये क्या हो जाएगा, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर। ठीक है? आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी आवश्यकता सूचकांक का प्रमुख संगठक है। बुनियादी आवश्यकता सूचकांक, पेयजल, स्वच्छता, आवास और सूक्ष्म पर्यावरण। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, तरलता समायोजन सुविधा में 2 घटक आपको देखने को मिलते हैं, कौन कौन यहाँ पे। अच्छा ठीक है, ये तो आपका सही है। ठीक है, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर। ठीक है, 2 घटक ही होते हैं आपको, रेपो और रिवर्स रेपो। ठीक है, सही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया था आपको कि कौन सा बुनियादी आवश्यकता सूचकांक के घटक है। यहाँ पे जो है आपको बुनियादी आवश्यकता सूचकांक, यहाँ पे जो है सारा ही सही हो जाएगा। खैर इस क्वेश्चन को एक बार और हम जो है देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, तापी गैस पाइपलाइन परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तापी गैस पाइपलाइन, देखिए लिखा है यहाँ पे, इस परियोजना में भारत, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान शामिल है। परियोजना का निर्माण का कार्य वर्ष 2015 में है। तापी परियोजना को बनाने की क्षमता 2010 में हुआ। इस परियोजना में ईरान महत्वपूर्ण देश शामिल है। ठीक है, इसमें बताना है कौन सही नहीं है। देखिए तापी जो गैस पाइपलाइन है, इसमें भारत, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान शामिल है, ये तो बात सही है। परियोजना का निर्माण 2015 में शुरू हुआ। तापी परियोजना को बनाने की समझौता 2010 में हुआ था। ईरान इसमें शामिल नहीं है, तो ऐसे में गलत यही हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कर पंचायत द्वारा लगाया और संग्रहित किया जाता है। पंचायत के द्वारा। ठीक है, आंसर करें। देखिए बिक्री कर, सीमा शुल्क, मेलों पे कर, उत्पाद। देखिए सीमा शुल्क तो आपको पता है पंचायत नहीं लगाएगा, उत्पाद शुल्क भी नहीं भी। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, मेलों पे जो है कर लगाएगा।
ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से बिहार का किस जिला में चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग है? आंसर करें। लेदर जो है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बिहार में कहाँ कहाँ है? ठीक है, ये पूछा जा रहा है। देखिए, ये जनरली देखेंगे तो आपको पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी, ठीक है, यहाँ जो है आपको देखने को मिलेगा इससे रिलेटेड उद्योग। आगे देखिए, बिहार के किस भाग में चीनी मिलों की जो है सबसे ज्यादा संख्या है? किस भाग में पूछा गया है? देखिए, ये बिहार हो गया आपका, ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ, ये साउथ हो गया। किस भाग में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, इसी भाग में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा उत्तरी पश्चिमी भाग में। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी भाग में सबसे ज्यादा चीनी मिल यहाँ पे जो है आपको पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज वगैरह, यहाँ पे आपको चीनी मिल सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, चीनी उत्पादन में सबसे नंबर वन कौन है? ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए चीनी उत्पादन में, तो आपको हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, नंबर दो पे जो है यहाँ पे आपको गोपालगंज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, उत्तरी पश्चिमी। ठीक है, आगे देखिए 146, पटना मेट्रो रेल परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? गलत बताना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन आप लोगों को कहीं नहीं दिख रहा हो पूरा, अब दिख रहा होगा। देखिए, गलत यहाँ पे बताना है कौन सा है। पटना मेट्रो जो है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के संयुक्त उपक्रम है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर दानापुर से मीठापुर और नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर पटना स्टेशन से गांधी मैदान होते हुए न्यू आईएसबीटी के बीच प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट की लंबाई टोटल 31.39 किलोमीटर है। मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास नीतीश कुमार ने के द्वारा किया गया। यहाँ पे गलत बताना है कौन है। देखिए, पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे क्या है, सही है। ये जो पटना मेट्रो है आपका, दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन दोनों का संयुक्त उपक्रम है। ये जो है आपको ईस्ट ईस्ट का वेस्ट कॉरिडोर दानापुर से मीठापुर तक है, और नॉर्थ साउथ वाला जो पटना रेलवे स्टेशन से गांधी मैदान। ठीक है, तो ये भी सही है। प्रोजेक्ट की टोटल लंबाई इतनी है, ये भी सही है। शिलान्यास जो है इसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा नहीं, किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ऐसे में आपका ऑप्शन डी गलत हो गया। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया बिहार में स्थापित केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक औद्योगिक इकाई में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पूछा है कि कौन शामिल नहीं है। ठीक है, देखिए, भारत वैगन और इंजीनियरिंग कंपनी मोकामा में, रेलवे विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा में, नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल कटिहार में, रेल पहिया कारखाना बेला गया में। ठीक है, देखिए, तो औद्योगिक जो है वैगन और इंजीनियरिंग कंपनी मोकामा में है, ये सही है। रेलवे जो है विद्युत इंजन, ये भी मधेपुरा में सही है। नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल कटिहार में भी सही है। रेल पहिया कारखाना कहाँ पे है? ये आपको आपको बेला में है, साथ साथ बेला के अलावा गया में नहीं है। कहाँ पे है? ये छपरा में है, यानी सारण। ठीक है, सारण आपको छपरा में है, रेलवे पहिया बनाने का कारखाना। ठीक है, दो जगह है, तो ऐसे में ये गलत हो गया, गलत ही पूछा गया था। आगे देखिए, बिहार में नगर और उससे संबंधित उद्योगों के कौन सा जोड़ा गलत है? अच्छा प्रश्न है। देखिए, हाजीपुर प्लाई उद्योग उद्योग के लिए, समस्तीपुर कागज और लुगदी के लिए, पूर्णिया जूट के लिए, चकुलिया जो है खाद्य तेल उद्योग के लिए। यहाँ पे क्या पूछा है? गलत पूछा है। देखिए, हाजीपुर प्लाई उद्योग के लिए बात सही है, समस्तीपुर जो है कागज और लुगदी के लिए, पूर्णिया जूट के लिए। यहाँ पे चकुलिया जो है खाद्य तेल के लिए नहीं, ऐसे में ये गलत हो जाएगा। आगे देखें, बिहार के वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? आंसर करें। क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे नीतीश कुमार तो होंगे नहीं, यहाँ पे मोदी भी, तेजस्वी यादव, विजय कुमार चौधरी। ठीक है, आगे देखिए, बिहार राज्य विद्युत परिषद जो राज्य की सबसे बड़ी सार्वजनिक उपक्रम है, इसका गठन कब हुआ था? आंसर करें। देखिए, बिहार राज्य जो बिजली बोर्ड है, इसका बात करें तो 1958 में, तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए, तो ऐसे में हम लोग सारा क्वेश्चन यहाँ फिनिश कर लिए। तो देखिए, यहाँ पे अगर अस्थाई से बात करें हम लोग, तो हिस्ट्री का टेस्ट देख लिए आपका, पॉलिटी देख लिए, ज्योग्राफी देख लिया और इकोनॉमी भी देख लिए, साथ साथ एक फुल लेंथ टेस्ट भी देख लिए। ठीक है, तो हम लोग टोटल यहाँ पे 5 टेस्ट कंप्लीट कर लिए। हम लोग परफेक्शन आइए से 2 टेस्ट देखे थे, इसके अलावा भी और भी जो भी टेस्ट बेहतरीन मौजूद होंगे, जैसे आपका मान लीजिए इडोटेरिया हो गया आपका, उसका भी टेस्ट जो है अच्छा है। इसके अलावा जो है आपका परम आईएएस हो गया। ठीक है, दृष्टि का हो गया। इन सब में जो भी बेहतरीन टेस्ट होगा हम आपके लिए यहाँ पे कराएंगे। ठीक,
आप लोग लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए, ठीक है। बाकी जो कोई फीडबैक कमेंट होगा तो करेंगे। आज लास्ट डेट है, मैं जैसे बताया आपको, बीपीएससी जो है आपको मेंटरशिप प्रोग्राम का, ठीक है। जो लोग फॉर्म नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, मान लीजिए यदि आपका फॉर्म वगैरह सबमिट नहीं हो रहा है, ऐसे में मैं बताया 9015040592 पे क्या करेंगे आप लोग, मैसेज भेजेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे, ठीक है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।